नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई आप सब लोग युवा लोग हैं, आपको बर्थडेज के बारे में बहुत कुछ पता होगा, आपको जन्म दिवसों के बारे में, जन्मदिनों के बारे में बहुत कुछ पता होगा। और आज मैं एक जन्मदिन की, एक बर्थडे की बात करने वाला हूं। हालांकि आप टॉपिक देख के आपको लग रहा होगा इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स पढ़ाने वाला टीचर ये बर्थडे की चर्चा पे कहां से आ गया, लेकिन दोनों को कहीं ना कहीं बीच में मिला देंगे, ठीक है। तो आज हम एक बर्थडे की बात करेंगे और वो बर्थडे क्यों स्पेशल है, वो जन्मदिन क्यों इतना खास है, इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, अब आया हूं तो कुछ तो पढ़ा के जाऊंगा। तो हमारा टॉपिक क्या है कि इकोनॉमिक्स के 10 सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट, जिनमें क्या होता है कि हम ऊपर ऊपर से कई बार कुछ पढ़ लेते हैं और हमको लगता है कि आ गया समझ में, इतना ही बहुत है, लेकिन वो बहुत होता नहीं है। उसका वास्तविक मतलब, उसका वास्तविक जो लागू होने का तरीका होता है वो कुछ अलग होता है, जो अक्सर हम समझ नहीं पाते। तो ऐसे 10 कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। तो गिनती के 10 कॉन्सेप्ट्स होंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, छोटा सा वीडियो है, फटाफट करेंगे, है ना, इसको जल्दी से खत्म करेंगे। तो भाई देखो क्या होता है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें अक्सर अंग्रेजी में एक कहावत है ना, अंग्रेजी में एक कहावत है कि देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई, कि जितना आपको दिखता है, दिखता आपको केवल सतह के ऊपर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वास्तव में कॉन्सेप्ट उसके नीचे भी काफी सारा होता है। तो ये इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा लागू होता है। अक्सर क्या होता है कि हमारी पॉपुलर कल्चर या हमारी मीडिया या हमारे आसपास के दोस्त इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इतना लूजली और इतना रैंडमली इस्तेमाल करते हैं कि हम उनके मतलबों को सही मानने लगते हैं, जबकि वो सही होते नहीं। तो ऐसे 10 कॉमन कंफ्यूजन, 10 जो कॉमन मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, उनके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके पहले बर्थडे कॉन्वर्सेशन। तो भैया हमारा, आपका, हम सबका अनअकैडमी 10 साल का हो रहा है। और अगर अनअकैडमी जो है वो, अगर उसका बर्थडे आ रहा है 10 तारीख को, तो 10 दिसंबर को बर्थडे है। और जहां तक मुझे बताया गया है, मैं बहुत पुराना नहीं हूं अनअकैडमी में, कि 10वां बर्थडे है। तो जहां पर इतने सारे 10 एक साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर इस बार किसको बुलाना चाहिए? कौन व्यक्ति होना चाहिए जिसने भारत में नंबर 10 को अमर किया है, जिसने भारत में 10 नंबर का जो एक आइडिया है कि भाई नंबर 10 जिसके साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय क्रिकेट में नंबर 10 की जर्सी को जिसके बाद रिटायर कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति उस जर्सी को नहीं पहनेगा, क्योंकि नंबर 10 को पहनने वाला ऐसा कोई एथलीट आज तक नहीं हुआ। तो इस इवेंट में आने वाले हैं भारत में, मेरे ख्याल से भारत नहीं, दुनिया में शायद आज तक की इतिहास में पैदा हुए सबसे बेहतर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो 10 तारीख को एक इवेंट होने वाला है भाई, सचिन तेंदुलकर साहब उसमें आने वाले हैं। आपको बहुत सिंपल सी एक चीज करनी है, वो आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली जाना है यूट्यूब पर, ठीक है, और आपको अनअकैडमी के चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब, आपको इस पर नोटिफाई करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं, चाहिए तो आप मेरे साथ यहां पर करके देख सकते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आप पहले जाइए यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब पर आप ऑब्वियसली हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे, इसीलिए आप यहां पर हैं। अगर आप पहले यूट्यूब पर जाएं मेरे साथ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा तरीका है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। आप यूट्यूब पर यहां पर गए, ये स्क्रीन जो है, हाँ चलिए इस पर आप गए, आपके लैपटॉप पे जल्दी होगा। एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर यूज करता है कोई तो, है ना जी। और उसके बाद आप आए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर आप गए, जो आपका आपका हमारा हम सभी का चैनल है, लेट्स क्रैक यूपीएससी। अब जैसे आप यहीं पर आ गए ना, ये मेरी ही लेक्चर थी जैसे आप देख सकते हैं। तो आप इस चैनल पे गए, अब ये इस चैनल पे आप आएंगे, मार्क द डेट, ये वाला आपको दिख रहा है, मार्क द डेट द लेजेंड इज कमिंग, ये आपको दिख रहा है। इस पे आपको बस नोटिफाई में दबाना है, बस इतना सा काम आपको करना है। नोटिफिकेशन ऑन हो गया तो जब भी ये इवेंट स्टार्ट होगा, ठीक है, 10 तारीख को शाम को 7 बजे का इवेंट है, जब भी स्टार्ट होगा, 5-7 मिनट आगे पीछे कई बार हो जाता है, हमने देखा है। तो जब भी इवेंट स्टार्ट होगा आपको इसका नोटिफिकेशन आएगा, बस इतना सा आपको करना है। आपको रिमाइंडर सेट करने के लिए मैं आपको फिर दिखा रहा हूं एक बार करके। आप यहां पर जाएंगे, ये नोटिफिकेशन मैंने अभी ऑफ किया, बस आपको नोटिफाई मी पर एक बार टैप कर देना है अपने फोन पे, तो आपका नोटिफिकेशन सिंपली ऑन हो जाएगा, तो आपको इस इवेंट का नोटिफिकेशन आएगा। ये काम करना है, सचिन तेंदुलकर से मिलिए। और थोड़ा आपको पता ही है आजकल फ्लाइट्स का क्या चल रहा है, अदरवाइज बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स भी वहां पे होते, बहुत सारे लोग वहां पर होंगे, तो सबसे मिलिए और जो है हम लोग जो है उनके साथ कुछ नया सीखेंगे यार, कुछ नया जो है करने की कोशिश करेंगे। चलो
तो अब जल्दी जल्दी से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि भाई देखो, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। अक्सर जो है ये इसको लेकर बड़ा कॉमन, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, धीरे धीरे एडवांस करेंगे। पहला है आर्थिक वृद्धि और विकास में अंतर। इसका बेसिक हम सबको पता है, वृद्धि मतलब केवल नंबर का बढ़ना, विकास मतलब आपके जीवन स्तर का बढ़ना। जैसे अगर आप आर्थिक वृद्धि को देखेंगे, अगर आप आर्थिक ग्रोथ को देखेंगे, वृद्धि को, तो ये क्या है, देश की उत्पादन क्षमता में बढ़ जाना, ये जीडीपी का बढ़ना, केवल मात्रात्मक वृद्धि है। सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, पिछले साल आपकी तनख्वाह 25,000 थी, इस साल बढ़ के 30,000 हो गई, तो आपका वृद्धि हुआ, ठीक है, वृद्धि हुई 5,000 की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पिछले साल विकास क्या होता है कि आपके जीवन की दशाओं में सुधार होना, आपका जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब में सुधार। पिछले साल जो है आपका स्वास्थ्य अच्छा था, आप फिट थे, आप खुश रहते थे, अब आपके पैसे 5,000 बढ़ गए हैं लेकिन आपका जीवन नरक बन गया है, अब आप 24 घंटा काम ही करते रहते हो, तो आप में वृद्धि तो हुई लेकिन विकास नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, देशों के मामले में आपका जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन आपके यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, इनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिगिनिंग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। कभी भी अक्सर हम इन दोनों शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, इंटरचेंजेबली चलता है लेकिन इनका अंतर पता होना चाहिए, वी शुड नो द डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे भारत का जीडीपी, अगर भारत एक क्लासिक केस है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट तो कितनी ज्यादा है यार, 8.2% अभी हाल ही में हमको पता चली। लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे देश में गरीबी बहुत ही कम हो गई है या खत्म हो गई है? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या हमारे अस्पताल अच्छे हो गए हैं? नहीं हुए ना। फ्लाइट्स की हालत आप देख ही रहे हो। तो मतलब हमारे यहां वृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहा, लेकिन विकास जो है वो वृद्धि की गति से नहीं हो रहा है। तो विकास जो है भारत में वो वृद्धि से पीछे चल रहा है, इस बात को समझिए। यह हुआ हमारा पहला कॉन्सेप्ट। चलिए, दूसरा है आपका डिमांड एंड सप्लाई। भाई देखो, डिमांड एंड सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा रहता है। देखो, सीधी सीधी बात है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि कौन सी चीज इकोनॉमी को ड्राइव करती है, कि मांग ज्यादा है तो आपूर्ति ज्यादा होगी, या आपूर्ति ज्यादा है तो मांग अपने आप बढ़ जाएगी। दोनों सत्य हैं, ठीक है। मांग और आपूर्ति जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनका आपस का संतुलन जो है यही इकोनॉमी को आगे लेकर जाता है, इसको याद रखें। तो आपूर्ति क्या होती है? बाजार में उपलब्ध वस्तु या सेवा की कुल मात्रा, ठीक है। देखिए, बाजार में उपलब्ध वस्तु या सेवा की कुल मात्रा, तो कई बार ये मांग से ड्रिवन होती है, कई बार मांग से ड्रिवन नहीं होती। कई बार कोई नया सोच, जैसे मान लीजिए पहली बार जिसने एडटेक सोचा होगा, अनअकैडमी जब बनाया गया, तो ऐसा कोई ऑनलाइन पढ़ाने का कोई मांग थोड़ा ना थी, किसी को कोई ऐसा आके बोलता थोड़ा ना था मार्केट में कि भाई हमको तो ऑनलाइन पढ़ना है। ये किसी ने महसूस किया कि यार ये प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो मांग अपने आप पैदा हो जाएगी। जो बच्चे दिल्ली में ना आकर दूर के शहरों में रहकर पढ़ रहे हैं वो खुद से पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा हो सकता है। तो कई बार आपने आपूर्ति आप पहले लेकर आए, मांग उसके बाद स्वतः जनरेट हो गई कि नहीं हुई? एडटेक को कोई मांग नहीं रहा था आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले जब भी शुरू हुआ, लेकिन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। लोगों ने बनाना शुरू कर दिया तो अपने आप मांग भी जनरेट हो गई कि यार ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो ये मांग और आपूर्ति का संतुलन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मांग वो होता है जो उपभोक्ता चाहता है, जिसको उपभोक्ता खरीदना चाहता है, और वो कितनी मात्रा है, आप कितना खरीदना चाहते हो, है ना, ये आपका एक मांग होता है, ठीक है। संतुलन वो होता है जब मांग और आपूर्ति बराबर हो। तो भाई एक आपका मांग है, एक आपकी आपूर्ति है, उनका संतुलन पॉइंट जो है ये आपका कहलाता है बाजार में संतुलन। अगर मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो चीजें महंगी होती हैं। आपूर्ति ज्यादा है, मांग कम है, तो चीजें सस्ती होती चली जाती हैं। ठीक है ना भाई, ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यार देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना अक्सर हम लोग कहीं काउंट ही नहीं करते। हम कहते हैं कि यार ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमको समझ में तो आ जाता है लेकिन हम इसे ऐड करना भूल जाते हैं। मैंने इसलिए इसको शामिल किया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है बेटा, कि आप क्या करते हो, जैसे मान लो आपने एक दुकान खोली, मैं आपके पास गया, मैंने कहा दुकान खोलने में तो बड़ा खर्चा हुआ होगा यार तुम्हारा। आपने कहा हाँ भी खर्चा हुआ, सामान लगाना पड़ा, ये वो दुनिया भर की चीजें। मैं कहा लेकिन जमीन मतलब दुकान ये कहां से, इसका कॉस्ट? तो तुमने कहा अरे दुकान तो मेरे पिताजी की है, मेरे पिताजी के पास रखी थी दुकान, मैंने उनकी दुकान में ही अपनी दुकान खोल ली। तो आपने यहां पर एक ग्लेयरिंग गलती कर दी है। वो ग्लेयरिंग मिस्टेक क्या है कि आपने दुकान की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं जोड़ी। अब आपको आपके पिताजी ने दुकान फ्री में दे दी क्योंकि आप भाई प्यार करते हैं आपसे, आप उनके पुत्र हो, पुत्री हो, जो भी हो, तो भाई उन्होंने आपको दुकान फ्री में दे दी। लेकिन अगर आपको ना देते तो ये दुकान कहीं किराए पे लगाते,
तो इस दुकान को कहीं रेंट पे देते देते कि नहीं देते, और अगर रेंट पे देते तो उन्हें किराया मिलता। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये जो एक अवसर लागत, यानी कि जो एक अपॉर्चुनिटी उनके पास थी पैसा कमाने की, वो उन्होंने जाने दी, वो उन्होंने गंवा दी आपको ये दुकान देने के लिए, आपको ये सुविधा देने के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसकी कॉस्ट को भी जोड़ा जाना चाहिए हर जगह। जब मैं आपसे कहता हूं कि आपकी यूपीएससी की तैयारी का बजट कितना है, बच्चे बोलते हैं सर 1 लाख रुपए बजट है, कि हम 1 साल तैयारी करेंगे, 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा करेंगे, किताबें, कोचिंग, नोट्स वोट्स सब मिला के 1,50,000, जो भी आपका बजट है। मैं उनसे हमेशा ही पूछता हूं कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जोड़ी कि नहीं जोड़ी? अगर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते तो कहीं तो नौकरी कर रहे होते। आप में से जो लोग नौकरी वाली उम्र के आ गए हैं, कॉलेज से निकल चुके हैं, और अगर कहीं नौकरी कर रहे होते तो यार नेचुरली आप पैसे कमा रहे होते, कुछ तो कमा रहे होते, 10-15 हज़ार रुपए भी कमा रहे होते, कुछ तो कमा रहे होते। तो वो कॉस्ट भी जोड़ो। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग निकालते हैं, ऑलवेज चेक कि इसमें मैंने कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस तो नहीं कर दी है ना। इसमें कोई, अब जैसे आता है ना ये बात कि सरकार ने इस उद्योगपति को जमीन दे दी, तो सरकार कई बार कहती है जमीन पे कुछ हो नहीं रहा था। अरे हो नहीं रहा था, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो थी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा ऐड की जानी चाहिए, उसको हम कभी मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये याद रखिए। मुद्रास्फीति की अवधारणा, यार देखो मुद्रास्फीति ना हमें पढ़ाया ही गलत जाता है। मैं आपको बताता हूं, मुद्रास्फीति एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं सबको बोलता हूं कि प्लीज आके मेरे लेक्चर्स देखो, क्योंकि बच्चों को मुद्रास्फीति का मतलब ही गलत पता होता है, एकदम शुरुआत से गलत है। लोग क्या सोचते हैं, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई बढ़ जाना, मतलब कीमतें बढ़ गई, ये चीज 100 रुपए की थी, ये 120 रुपए की हो गई, मतलब मुद्रास्फीति हो गई। ये मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति का प्रभाव यही है। और फिर लोग कहते हैं कि कीमतें बढ़ना बुरी चीज है। कीमतें बढ़ना बुरी चीज नहीं है, कीमतें बढ़नी भी आवश्यक है। मुद्रास्फीति का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखिए मुद्रास्फीति केवल कीमतों का बढ़ना नहीं है। मुद्रास्फीति का मतलब है क्रय शक्ति का गिरना, कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो आपकी खरीदने की क्षमता है, वो कम हो गई। अब खरीदने की क्षमता कम कब होती है, जब मेरी आय उतनी ही रहे लेकिन वस्तु महंगी हो जाए। कि भाई ये मोबाइल फोन है, मेरी आय जितनी थी उतने में आ जाता था, अब मेरी आय उतनी ही है, ये मोबाइल 10% महंगा हो गया, तो मेरी क्रय शक्ति के अंतर्गत ये अब नहीं आ रहा। ये होती है मुद्रास्फीति, जब वस्तुएं मेरी परचेजिंग पावर यानी कि मेरी क्रय शक्ति से बाहर चली जाती हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुद्रास्फीति एक्चुअली ये होती है। ठीक है, अगर 10% वस्तु महंगी होती रहे, 10% की रेट से मेरी तनख्वाह बढ़ती रहे, तो कोई मुद्रास्फीति नहीं है, कोई मुद्रास्फीति नहीं है। फिर मेरी क्रय शक्ति बनी हुई है, सब नॉर्मल है। पर होता क्या है, इसमें चैलेंज दो तरह के होते हैं। एक तो सबका वेतन नहीं बढ़ता है ना भाई, वेतन कुछ लोगों का बढ़ रहा होगा 25%, 30%, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं बढ़ता, कुछ लोगों का कम हो जाता है, कुछ लोगों की नौकरियां चली जाती हैं, कुछ के पास नौकरी होती ही नहीं। तो इसीलिए मुद्रास्फीति जो है वो आमतौर पे ये मानी जाती है कि चीजें जिस गति से महंगी हो रही हैं उस गति से लोगों के पैसे नहीं बढ़ रहे, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है, इसका उन पर बोझ पड़ता है, उनकी बचत जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है और गरीब और मध्यम वर्ग पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चलो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, लालच और कीमतें। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इस बात को समझिए कि अक्सर लोग क्या कहते हैं कि प्रॉफिटियरिंग को लोग जरूरत से ज्यादा महत्ता देते हैं। इस बात को समझिए, लोग अक्सर क्या सोचते हैं कि कीमतें और मजदूरी केवल व्यापारियों के लालच से बढ़ती हैं, कि व्यापारी क्योंकि लालची है, वो और ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, इससे कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन ये कुछ मामलों में सत्य है, लेकिन एक बात याद रखिए, हमेशा इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ग्रीड इज नेवर अ परमानेंट फैक्टर। लालच जो होता है वो कभी स्थायी फैक्टर नहीं होता, लालच टेम्पररी होता है। लालच भाई हर किसी को आता है, हर उद्योग को आता है, उसको लगता है कि यार अभी तो मैं ज्यादा पैसे ले सकता हूं इस सेवा के, तो वो ज्यादा पैसे लेता है। लेकिन ये कुछ समय ही चलता है, क्योंकि बाजार जो होता है वो हमेशा कंपटीशन उत्पन्न कर देता है। अब जैसे मान लो आज की तारीख में मैं अनअकैडमी अगर अकेली कंपनी होती जो यूपीएससी के कोर्स करा रही होती, तो अनअकैडमी सोच सकती थी यार इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं, 1.5 लाख का बेचते हैं इस कोर्स को, वो बेच सकती थी। लेकिन फिर क्या होगा, फिर 4 लोग और आ जाएंगे बाजार में जो कि कहेंगे यार हम तो 25,000 का ही देंगे, 50,000 का ही देंगे, तो फिर हमको भी कीमत कम करनी पड़ेगी, लॉजिकल है। तो लालच जो होता है, लालच जो होता है बेटा वो कैसे होता है, बाजार में मांग आपूर्ति, आपके उत्पादन की लागत, प्रतिस्पर्धा वगैरह, इनसे तय होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इस बात को भी समझिए कि जब आपको लगता है महंगाई बढ़ गई, तो इसको भी समझिए कि हर व्यक्ति जो है वो उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है।
तो अगर एक कंपनी में जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो अफसर कर्मचारी काम करते हैं, उनके वेतन बढ़े हैं तो लागत भी तो बढ़ी है। तो भाई प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगी ना। इस फोन को बनाने में जो जिन लोगों ने काम किया होगा उनकी तनख्वाह भी तो बढ़ी होगी, है ना। जिस जगह पे ये फैक्ट्री होगी उसका रेंट भी तो बढ़ा होगा, तो लागत आपकी बढ़ती है। लालच जो है वो कभी कभी आता है प्ले में, मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं आता, लेकिन लालच कभी परमानेंट नहीं होता। ये एक, क्योंकि लालच का तो इकोनॉमिक सिस्टम ध्यान दे देते हैं। अगर कोई लालच से पैसा कमा रहा है तो इकोनॉमिक सिस्टम विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। आर्थिक व्यवस्थाएं जो है वो उसका ध्यान रख लेंगी, ठीक है। हाँ जी, राष्ट्रीय आय और जीडीपी में भ्रम। भाई देखो, सीधी सीधी बात है कि राष्ट्रीय आय जो है आपका क्या होता है। देखो, जीडीपी क्या होता है, देश के बाउंड्री के अंदर जो आपका भारत देश है, आपके देश की सीमा, जीडीपी क्या होता है, आपके देश की सीमा के अंदर चाहे किसी ने भी उत्पादन किया हो, चाहे वो भारत का हो, विदेश का हो, कहीं का भी हो, भारतीय कंपनी, विदेशी कंपनी, जिसने हमारे देश की सीमा के अंदर उत्पादन किया, वो जीडीपी में काउंट होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है। ये ना तो गुणवत्ता देखता है, ना वितरण देखता है, केवल मात्रा देखता है। राष्ट्रीय आय क्या है, आप जीडीपी से एक तो मूल्य ह्रास को हटा दो, ठीक है, मूल्य ह्रास को हटा दो, अप्रत्यक्ष कर हटा दो और सब्सिडी जोड़ दो, यानी कि जो चीजें सरकारें आर्टिफिशियली ला रही हैं वो, और मूल्य ह्रास को, यानी कि कोई चीज जैसे मान लो पिछले साल 1 लाख की कोई मशीन थी, अब वो 90,000 की रह गई ना, तो उसमें जो कीमत में गिरावट हुई आप उसको हटा दीजिए। तो ये इस तरीके से आपकी राष्ट्रीय आय आती है। जीडीपी से बेहतर मेजर राष्ट्रीय आय होता है। आपका राष्ट्रीय आय का जो मेजरमेंट है वो जीडीपी से बेहतर होता है। जीडीपी का हम प्रयोग तब भी करते हैं क्योंकि जीडीपी इजी है, इट्स इजी टू कैलकुलेट, ठीक है, इसीलिए हम जीडीपी का प्रयोग करते हैं। अदरवाइज राष्ट्रीय आय एक बेहतर मेजरमेंट है। मुद्रा का महत्व, यानी कि फिएट मनी। फिएट का मतलब क्या होता है, आदेश द्वारा। यार देखो, एक नोट होता है आज की तारीख में, ये नोट है, एक 500 रुपए का नोट है। उस नोट, वो है तो कागज का टुकड़ा, वो नोट के बदले आपको कोई सामान क्यों दे रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि इस नोट की वैल्यू है, वरना उस नोट की कोई वैल्यू नहीं है। वो 500 रुपए का नोट तो कागज का टुकड़ा है ना। तो भाई ये जो कागज का टुकड़ा है, इसकी कीमत इसलिए आती है क्योंकि वो फिएट मनी है, इसका कोई आंतरिक या भौतिक मूल्य नहीं है, केवल सरकार के आदेश से ये वैध बना है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड होता था, मुद्रा की कीमत सोने चांदी वगैरह से जुड़ी होती थी, आपको उतना रखना पड़ता था, वो सिस्टम खत्म हो गया। इतना सारा फिजिकल आप मेटल कहां से लाओगे। अब अर्थव्यवस्था में विश्वास के आधार पे, कि आपको इस अर्थव्यवस्था में विश्वास है, उसके आधार पे मुद्रा की कीमत तय होती है, उसके आधार पे मुद्रा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो भैया अब जैसे भारत सरकार है, भारत, आप 1 रुपए पर देख के लिखा होता है कि भाई मैं आरबीआई का गवर्नर धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसीलिए उसकी कीमत है। वैसे वो कागज का टुकड़ा है, यानी कि हमारी जो मुद्रा है वो सरकार पे विश्वास के आधार पे चल रही है, ये कहलाती है फिएट मनी। फिएट मनी क्या है, सरकार के आदेश के कारण इस पे वैल्यू है, इसके बदले का कोई सोना नहीं छुपा के रखा गया है। अगर कल को आरबीआई गवर्नर और सरकार अपनी बात से मुकर जाए तो आपकी मुद्रा डूब सकती है, लेकिन आपको पता है कि यार हमारी एक स्टेबल इकोनॉमी है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो आपकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो इस बात को याद रखिएगा, ये एक ट्रस्ट इकोनॉमी है। ये फिएट मनी जो है वो पूरी तरह से विश्वास की अर्थव्यवस्था है, ये केवल विश्वास के ही आधार पर चलती है, ठीक है। चलो हां, बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा और लाभ। यार देखो, सीधी सीधी बात है, अब इंडिगो वाले मामले के बाद तो मेरे को देखो बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। बाजार में जो है क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि सभी कंपनियां और व्यवसाय अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना अभी, कि यार एडटेक है, मान लीजिए कोई कंपनी आई और उसको लगा यार हम तो अपने कोर्स 1.5 लाख के बेच सकते हैं यार, क्योंकि भाई हम ही अकेले हैं या हम ही 2 कंपनियां हैं। फिर क्या होगा, बाजार में और 10 कंपनियां आ जाएंगी। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो बाजार की नेचर ऐसी होती है कि जब तक कोई कमोडिटी अपने सही दाम को प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक वो कंपटीशन पैदा करता रहता है। अच्छा, यह भी होता है कई बार कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है कि बेहद सस्ता सामान बिकने लगता है, वो भी ज्यादा दिन नहीं चलता। उसका क्लासिक एग्जांपल है भारतीय एयरलाइंस। भारत में एक टाइम पे एयरलाइंस के बाजार में क्या हुआ था, कंपनियां घाटे में टिकट बेच रही थी। मुझे याद है, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं ट्रेन से सस्ते रेंट पे, ट्रेन से सस्ते टिकट पे दिल्ली बॉम्बे का मैंने ट्रैवल किया है फ्लाइट में। ट्रेन का टिकट 1500 रुपए, 1700 रुपए का होता था राजधानी का अगर मैं बात करूं, और मैंने 1600 रुपए की फ्लाइट ली है, क्योंकि वो सस्ते में बेच रहे हैं, उन्हें बस कंपटीशन में आगे बढ़ना है, बस ये करना है। क्या हुआ,
वो जेट एयरवेज खत्म हो गया, किंगफिशर खत्म हो गया, सारे खत्म हो गए ना धीरे धीरे। तो अब तो बाजार जो है वो ध्यान देता है इस पर कि एक नॉर्मल प्रॉफिट, कि आपकी जितनी लागत है उससे थोड़ा ज्यादा आप उतना अगर चार्ज करेंगे तो आप एक स्थायी तौर पे बाजार में टिके रहेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा कैश बर्न करेंगे तो बाजार आपको खत्म कर देगा। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे तो भी बाजार आपको जो है आपको नीचे लाने की कोशिश करेगा। इसकी नुकसान देखो, अब क्या होता है, कई बार जब कभी बाजार में ऐसी विकृति आ जाती है, मोनोपोली आ जाती है, जैसे इंडिगो की आई, तो अभी आप देख सकते हो कि क्या हालत हुई है एयरलाइंस की भारत में, है ना। तो ये चीज है। तो लॉन्ग टर्म में केवल एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां जो हैं वही काम करती हैं। जो कंपनियां 100 गुना प्रॉफिट कमा रही हैं वो लॉन्ग टर्म में टिकती नहीं है। ठीक है, चलिए आर्थिक नीतियां, मौद्रिक और राजकोषीय नीति। सीधी सीधी बात है, मौद्रिक नीति का मतलब यह है कि भैया खजाना कौन मैनेज करेगा। मौद्रिक मतलब मुद्रा से जुड़ी, मौद्रिक मतलब मुद्रा, और राजकोषीय मतलब भाई आपका राजकोष। सीधी सीधी बात है। मौद्रिक का मतलब यह है कि तुम्हारी अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा चाहिए, कितनी मुद्रा उपलब्ध है, मुद्रा की आपूर्ति, मुद्रा की कमी, इन सबको कौन मैनेज करेगा। तो आपके यहां ब्याज दर, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रास्फीति, तरलता, यह सारा काम आपकी मौद्रिक नीति होती है। मौद्रिक नीति का मालिक कौन होता है? आरबीआई, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राजकोषीय नीति मतलब कि सरकार कहां खर्चा करेगी। सरकार शिक्षा पे खर्च करे कि स्वास्थ्य पे खर्च करे कि कृषि पे खर्च करे कि उद्योगों पे खर्च करे। पॉलिसी कि कहां कैसे खर्च किया जाए, तो यह होती है आपकी राजकोषीय नीति। इसका मालिक कौन होता है? आमतौर पे वित्त मंत्रालय होता है। लेकिन दोनों आपस में जुड़ी होती हैं, ऐसा कोई क्लियर सेग्रीगेशन नहीं है, दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। भाई सरकार को भी खर्च करने के लिए मुद्रा चाहिए, आरबीआई भी मुद्रा जो है वो उसी हिसाब से जनरेट करने की कोशिश करता है जैसी सरकार की योजना होती है। तो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन दोनों में ये एक बंटवारा है। राजकोषीय नीति फाइनेंस मिनिस्ट्री, मौद्रिक नीति आरबीआई। ये हमेशा याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। आर्थिक असमानता और विकास। भैया देखो, विकास केवल जीडीपी को बढ़ाना नहीं है कि हमारे यहां अगर आपका केवल जीडीपी बढ़ता चला गया उसको आप विकास नहीं मान सकते। अगर आपके जीडीपी के विकास के साथ साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ती जा रही है, यानी कि आपका ऊपर वाला और अमीर होता जा रहा है और नीचे वाला और गरीब होता जा रहा है, तो यह एक सही लक्षण नहीं है, यह एक सही प्रकार का विकास नहीं माना जा सकता। इसको याद रखिए, विकास केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो बाकी, अब जैसे नीचे वाले को आप कैसे इनेबल करो कि वो भी कमा पाए। आपको शिक्षा देनी पड़ेगी, आपको स्वास्थ्य देना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेगी। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं दोगे तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो ये आपका असमानता, आर्थिक विकास जो है वो असमानता से प्रभावित होता है। आपको इसमें समानता लेकर आनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए, तो ये 10 चीजें थी भाई। इसमें जो है मैं आपको यही चाहूंगा कि इस तरह के कंफ्यूजन से आप बचें। ये कंफ्यूजन क्या करते हैं, आपको ऐसा भ्रम दिलाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है जबकि हुआ नहीं होता। तो इन कंफ्यूजन से आप बचें। अच्छे से स्पष्टता, जितनी क्लैरिटी के साथ आप सोच पाएंगे उतना आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और ऐसे ही एक बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ सोचकर खेलने वाले हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट थे सचिन तेंदुलकर। थे क्या, है ही कहना चाहिए। तेंदुलकर रिटायर हो गए भले ही, लेकिन आज भी हमारी पीढ़ी जो है कम से कम, जिन्होंने अपना सारा जीवन तेंदुलकर का क्रिकेट देखकर ही गुजारा है। तो भाई सचिन तेंदुलकर, 10 तारीख को अनअकैडमी का जन्म दिवस है, हमारा एक इवेंट हो रहा है, वहां पर सचिन तेंदुलकर आने वाले हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि मैंने आपको दिखाया कि उसमें नोटिफाई मी बटन पर आपको जाना है। एक बार आपको दिखाया, फिर दिखाई देता हूं। ये यूट्यूब है, आप यहां पर देखिए। यूट्यूब पे आप हमारा चैनल पे जाएंगे, यहां पर आप जैसे ये है इस तरह का आपको दिखेगा। सबसे ऊपर ये पिंड इवेंट है, 10 तारीख को शाम को 7 बजे। बस आपको नोटिफाई मी बटन पे इस तरीके से एक बार टैप कर देना है, बस इतना आपको करना है। ये आप कर लोगे तो आपका काम खत्म। बस आपको जब भी ये इवेंट शुरू होगा आप यहां पर आ पाओगे। तो भाई ये मैं आग्रह करूंगा कि इस इवेंट के साथ जरूर जुड़िए। इसका नोटिफिकेशन जैसे मैंने ऑन कर रखा है आप भी सब ऑन कर लीजिए और इसके साथ लाइव जुड़िएगा। सचिन तेंदुलकर से बहुत कुछ सीखने को हमको उस दिन मिलने वाला। और भी बहुत सारे लोग होंगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी, केवल तेंदुलकर अकेले नहीं आएंगे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, चलिए, तो इस चर्चा से, इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।